सेल का जो रिमेनिंग पोर्शन होगा उनको जहां तक हम पढ़ा सकेंगे वहां पे आज हम डिस्कस करेंगे। तो काफी सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि पीएमसी का जो सिलेबस है सेक्शन 9 लाइफ प्रोसेसेस है, उसके अंदर जो टॉपिक्स हैं, एक तो कार्निवोरस प्लांट जो हमने कल पढ़ लिया था, ओस्मोटिक प्रेशर एंड ओस्मोटिक पोटेंशियल एंड इट्स इंपॉर्टेंस, यू नो वेरी वेल। हमने इंटर क्लास के अंदर चैप्टर 1 के अंदर ओस्मोसिस का एक्सपेरिमेंट और उससे रिलेटेड टर्म्स वगैरह सब पढ़े थे। उसके बावजूद भी जैसे फर्स्ट ईयर के बुक के अंदर 331 पेज पे ओस्मोसिस अगेन जैसे मौजूद है फर्स्ट ईयर के हवाले से चैप्टर 14 के अंदर, वहां पे भी देखेंगे वाटर पोटेंशियल, दूसरी हेडिंग है वाटर पोटेंशियल फर्स्ट ईयर के अंदर जैसे पेज नंबर 333 और 334 पेज पे वाटर पोटेंशियल मौजूद है। दूसरी हेडिंग है वाटर एंड मिनरल अपटेक बाय रूट्स, जो हमने कल के इवनिंग क्लास में ये हमने पॉइंट्स इनको डिस्कस कर लिए थे 335 पेज पे। इसी तरह से फर्स्ट ईयर के बुक के अंदर जाइलम की इतनी ज्यादा डिटेल नहीं है, जस्ट ट्रैकेट्स एंड वेसल हमारे एसटीबी बुक के अंदर मौजूद है। ट्रैकेट्स एंड वेसल 337 पेज पे मौजूद है। फ्लोएम जो है 343 पेज पे, जस्ट फ्लोएम के अंदर सीव ट्यूब एलिमेंट जस्ट एक ही कंपोनेंट उसका एसटीबी बुक के अंदर सिलेबस है, पार्ट है, बाकी जिस तरह से उसमें नहीं है। ओस्मोटिक प्रेशर की जैसे इंपॉर्टेंस क्या होती है ये भी हमारे पीएमसी सिलेबस के अंदर मौजूद है। जो आपने इंटर क्लास के अंदर चैप्टर 1 के अंदर हाइपो हाइपर और आइसोटोनिक सोल्यूशन के हवाले से प्लांट और एनिमल सेल के हवाले से जो पढ़ा था वही सेम है इंटर क्लास के अंदर चैप्टर 1 हाइपो हाइपर और आइसोटोनिक सोल्यूशंस के अंदर अगर प्लांट सेल और एनिमल सेल के को रखा जाए तो क्या होता है। ऐसे सेम टॉपिक जो है फर्स्ट ईयर जो रेगुलर क्लास है अभी हाफ एंट्री वाले होम्योस्टेसिस इन प्लांट के अंदर भी ये सेम चीजें मौजूद हैं, ये सारी चीजें मौजूद हैं। तो आज अभी हम स्टार्ट लेंगे सबसे पहले जाइलम एंड फ्लोएम सेक्शन को, और उसके बाद जैसे चंद एक और भी टॉपिक पढ़ेंगे। ये सेक्शन हमने पढ़ लिया है वाटर एंड मिनरल अपटेक जो है बाय रूट्स, ये हमने कल की क्लास के अंदर इनको डिस्कस कर चुके हैं हम। ठीक है, तो आप सबसे पहले हम जैसे जाइलम एंड फ्लोएम सेक्शन तक आते हैं, उनकी स्ट्रक्चर क्या होती है। हमारे एसटीबी बुक के अंदर इतनी ज्यादा डिटेल नहीं है। 4 टाइप ऑफ सेल्स होते हैं। जाइलम एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू है जिसके अंदर 4 किस्म के सेल्स होते हैं। ट्रैकेट्स हैं, वेसल, जाइलम वेसल, इसी तरह से जाइलम फाइबर्स, एंड चौथा कंपोनेंट है वो जाइलम पैरेन्काइमा होता है। जाइलम पैरेन्काइमा ये लिविंग कंपोनेंट होते हैं, और बाकी ये जो तीनों कंपोनेंट है जाइलम के जो है एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी ये नॉन लिविंग इन नेचर होते हैं। एसटीबी बुक में हमारे बुक के अंदर जाइलम फाइबर का जिक्र नहीं है, जाइलम पैरेन्काइमा का जिक्र नहीं है, सिलेबस के अंदर एसटीबी बुक के अंदर ये नहीं है। इन दो चीजों की डिस्कशन मौजूद है जो हम एक टेबुलेटेड चार्ट के जरिए जैसे हम सीखेंगे। एंड यू नो वेरी वेल कि जाइलम का काम होता है वाटर एंड मिनरल की अपटेक करना, वाटर और मिनरल्स की अपटेक करना, वाटर मिनरल्स की अपटेक फ्रॉम रूट्स टू रूट से लेकर टू द टिप ऑफ द ट्री एरियल पार्ट्स, वहां तक वाटर एंड मिनरल की अपटेक जो है जाइलम के जरिए होती है। और जाइलम के अंदर जो मेन कंपोनेंट्स हैं जो ट्रैकेट एंड वेसल्स होते हैं उन्हीं के जरिए जैसे वाटर एंड मिनरल की कंडक्शन होती है। एक ही डायरेक्शन होता है अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम सॉइल टू द टिप ऑफ द ट्री, वहां तक जो अपोजिट डायरेक्शन में जाइलम के अंदर वाटर एंड मिनरल की कंडक्शन होती है। तो उसके अंदर जैसे 2 किस्म के जैसे कंपोनेंट सेल्स, एक है ट्रैकेट्स और दूसरे हैं वेसल्स हैं। इनको थोड़ा सा टेबुलेटेड चार्ट के अंदर जो एसटीबी बुक की पॉइंट्स है उन्हीं को हम डिस्कस करते हैं और उन्हीं को देखते हैं, ट्रैकेट्स एंड वेसल एलिमेंट्स को, ट्रैकेट्स एंड वेसल एलिमेंट्स को। तो छोटा सा ये टॉपिक है ट्रैकेट एंड वेसल एलिमेंट्स, जैसे एक टेबुलेटेड चार्ट के अंदर हम पढ़ेंगे। होपफुली जो एसटीबी बुक के अंदर जो पॉइंट्स है इन्हीं को हमें जैसे डिस्कस करना होता है। जो ट्रैकेट्स हैं, जैसे ट्रैकेट्स की खास निशानी होती है कि इनकी टेपर्ड एंड्स होते हैं, टेपर्ड एंड्स होते हैं, ट्रैकेट्स के टेपर्ड एंड होते हैं। टेपर्ड की मीनिंग होती है पॉइंटेड, पॉइंटेड, टेपर की मीनिंग होती है पॉइंटेड और नैरो, टेपर्ड एंड्स होते हैं। ट्रैकेट्स के टेपर्ड एंड होते हैं। इसी तरह से जो वेसल एलिमेंट्स हैं, वेसल एलिमेंट्स दे आर पार्शियली परफोरेटेड एंड वाल्स, इनकी जो एंड वाल्स हैं
जैसे एंड वॉल विद परफोरेशन, ये जो एंड वॉल्स है इनके अंदर परफोरेशन या पोर्स जो मौजूद हैं, और ये इतने ज्यादा टेपर्ड नहीं होते हैं। दूसरी पॉइंट जो डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट है, इनके अंदर पिट्स है। एक्चुअली पिट्स क्या होती है? पिट्स यू नो वेरी वेल, जस्ट एक पोर्स होते हैं, पोरस सेल वॉल होती है, और बिटवीन एंड इनसाइड ऑफ द ट्रैकेट्स, जैसे आप देखिए ट्रैकेट्स के अंदर ऐसी जो पिट्स मौजूद हैं, ऐसी पिट्स जो मौजूद होती हैं, तो उनका रोल ये होता है कि जैसे वाटर को जैसे कंडक्ट करने में इनका आगे जो इंपॉर्टेंट रोल होगा, पिट की मीनिंग होती है ये पोर्स होते हैं। इसी तरह से तो ये पोरस नेचर, डायमीटर के हवाले से भी एक डिफरेंस है। डायमीटर के हवाले से जैसे 30 माइक्रोमीटर जैसे इनका डायमीटर है। एंड कहाँ पे पाए जाते हैं? ऐसे फर्न्स एंड कोनिफर्स के अंदर जो है ट्रैकेट एलिमेंट्स होते हैं, वाटर कंडक्टिंग टिश्यूज होते हैं। और जो वेसल एलिमेंट्स होते हैं, ये इनकी पिट्स पोरस सेल वॉल बिटवीन एडजेसेंट ट्रैकेट एंड वेसल एलिमेंट। जैसे यहाँ पे एक और जिस तरह से फॉर एग्जाम्पल जिस तरह से हम कहें कि एक और ट्रैकेट, एक और वेसल एलिमेंट है, वेसल मेंबर है, तो इनकी पिट टू पिट कनेक्शन होगी, इनकी पिट के जरिए भी जैसे एक दूसरे के साथ कनेक्शन होगी, और जो वेसल एलिमेंट होंगी उनके जरिए भी जैसे पिट टू पिट कनेक्शन होता है, जिसकी वजह से जरा थोड़ा सा इनके अंदर वाटर एंड मिनरल की कंडक्शन जरा तेज होती है, फास्टर होती है, 10 टाइम फास्टर हमारे बुक के अंदर जैसे मेंशन है। तो इनके अंदर ये होता है अमल बिकॉज ऑफ एक पिट टू पिट कनेक्टेड है, और ये ओपन एंडेड है। ओपन एंडेड की मीनिंग जैसे हमने पढ़ी है इससे पहले भी, जिस तरह से ये इस पैटर्न में होते हैं, एक जैसे वेसल एलिमेंट्स, दूसरा वेसल एलिमेंट, वो इंटायर लेंथ ऑफ जो जाइलम का जो टिश्यू होता है उसके अंदर ऐसे ओपन एंडेड होते हैं, ट्यूब लाइक जैसे एक पैटर्न बन जाता है। डायमीटर इनका जरा ज्यादा होता है, जैसे आप यकीनन तस्वीर के जरिए आप देख रहे हैं, जो ट्रैकेट्स होते हैं उनका डायमीटर कम है, और वेसल मेंबर्स हैं उनका डायमीटर जरा ज्यादा है। वेसल मेंबर्स का डायमीटर 20 to 70 माइक्रोमीटर। जिस तरह से ये एसटीबी बुक की पॉइंट्स है, ये सारी एसटीबी बुक की पॉइंट्स है जो आपको पेज नंबर बताए थे, उन्हीं पेज नंबर्स पे ये मौजूद हैं। दे ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स 10 टाइम फास्टर देन ट्रैकेट्स। इसी तरह से ये एंजियोस्पर्म के अंदर जैसे ये पाए जाते हैं, वेसल एलिमेंट्स जो है एंजियोस्पर्म के अंदर पाए जाते हैं। तो होपफुली इसी तरह का एक छोटा सा टॉपिक है जाइलम का, और इसी तरह से हम फ्लोएम पढ़ेंगे। इतनी ज्यादा डिटेल एसटीबी बुक में नहीं है, दूसरे बुक्स में जो मौजूद है, अगर आपके पास टाइम है तो आप भले उनको आप पढ़ें। पीएमसी के सिलेबस जो अकॉर्डिंग टू एसटीबी होगा तो हम इतना ही डिस्कस यहाँ भी कर सकते हैं। आपके पास टाइम है, पोटेंशियल है, एनर्जी है, कर सकते हैं तो भले पढ़े, आपकी मर्जी है। अदरवाइज जो एसटीबी बुक के अंदर जाइलम के आगे डिस्क्रिप्शन नहीं है। तो जो फ्लोएम कंपोनेंट है उसके अंदर जैसे आपको पता है फूड की कंडक्शन होती है, फ्लोएम के अंदर फूड की कंडक्शन होती है, उसका डायरेक्शन जो होता है सोर्स टू सिंक होता है, सोर्स टू सिंक डायरेक्शन में मूव करता है। सोर्स टू सिंक, रूट टू स्टेम नहीं, सोर्स टू सिंक, और दोनों इंटर कन्वर्टेबल फॉर्म होते हैं। सोर्स सिंक में कन्वर्ट हो सकता है, या जिस तरह से सिंक जो सोर्स में भी कन्वर्ट हो सकता है, ऐसे सोर्स टू सिंक मूवमेंट होती है। सोर्स में भी कन्वर्टेड इनटू सिंक, सिंक में भी कन्वर्टेड इनटू सिंक। तो हम कहेंगे कि फ्लोएम के अंदर दोनों डायरेक्शन में जैसे फूड की कंडक्शन होती है। जैसे अगर लीव्स से, जैसे फॉर एग्जांपल इस जगह पे हम कहते हैं ये लीव्स जो सोर्स है, लीव सोर्स है, जहां पे जैसे कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन ज्यादा होती है, तो ये रूट तक आते हैं, कार्बोहाइड्रेट एक्सेस में होंगे, वो यहाँ पे डिपॉजिट होंगे, जमा होंगी, तो ये रूट इस वक्त जो है सिंक हो जाएगी। तो डायरेक्शन ये इस तरह का होगा। उसके बाद जैसे अगर रूट अगर सोर्स बन जाए, रूट अगर सोर्स हो, तो ये आगे जो है इसका यूज या इस्तेमाल होगा वो लीव्स के अंदर होगा, तो लीव्स जो हमें नहीं कहेंगे सिंक हो जाएंगे। डायरेक्शन हमेशा सोर्स टू सिंक होगा, इंटर कन्वर्टेबल है, और इसके जरिए फूड की कंडक्शन होती है। तो अगेन जैसे 4 किस्म के इसमें जो सेल्स होते हैं, उसके अंदर एक होते हैं सीव ट्यूब एलिमेंट्स होते हैं, कंपेनियन सेल्स, ये दोनों मिलके फंक्शनल यूनिट बनाते हैं कंडक्शन ऑफ फूड का, फ्लोएम का फंक्शनल यूनिट बनाते हैं, जिनके जरिए जैसे फूड की कंडक्शन होती है, ये इन 2 कंपोनेंट्स का इंपॉर्टेंट रोल होता है। बाकी फ्लोएम फाइबर नॉन लिविंग है, फ्लोएम पैरेन्काइमा भी इसके साथ साथ, सीव ट्यूब एलिमेंट्स और कंपेनियन सेल, इन दोनों का आपस में जैसे रिलेशनशिप होगा,
आगे जिस तरह से फूड को कंडक्ट करने में, बाकी जिस तरह से फ्लोएम फाइबर है, फ्लोएम पैरेन्काइमा, ये भी लिविंग है, ये भी लिविंग है, ये भी लिविंग है। ओनली वन कंपोनेंट फ्लोएम फाइबर जो होते हैं वो नॉन लिविंग होंगे। तो हमारे एसटीपी बुक के अंदर फ्लोएम के बारे में इतनी ज्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं है, उसके बावजूद भी थोड़ी बहुत जैसे फ्लोएम ट्रांसलोकेशन के हवाले से चंद एक पॉइंट्स जो मौजूद हैं हम उनको फिर भी डिस्कस करते हैं, जो आपको पेज नंबर मैंने पहले ही बता दिए थे कि कहाँ पे इनकी डिस्क्रिप्शन मौजूद है फ्लोएम ट्रांसलोकेशन पे। तो फ्लोएम की लाइक जैसे आपको ये दो एरोस नजर आ रहे हैं, तो इसका मतलब है ये सोर्स टू सिंक मूवमेंट है। सोर्स में भी कन्वर्टेड इनटू सिंक एंड सिंक में भी कन्वर्टेड इनटू सोर्स, दोनों डायरेक्शन में हो सकता है। ये जो बड़ा जिस तरह से लाइक एक सेल जो नजर आ रहा है, ये जो सीव ट्यूब एलिमेंट्स होता है, इसके साथ साथ कंपेनियन सेल होता है, फ्लोएम फाइबर होते हैं, फ्लोएम पैरेन्काइमा होता है। मेन जो इसके अंदर जिसके अंदर कंडक्शन होती है फूड की, वो होता है सीव ट्यूब एलिमेंट होता है। सीव ट्यूब एलिमेंट की स्ट्रक्चर इस तरह से होगी कि जिस तरह से जो एंड होते हैं उनके अंदर प्लेट लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, सेंटर इनका नैरो होता है और एंड्स जो इनके थोड़े से वाइड होते हैं, और यहाँ पे प्लेट लाइक और फिल्टर जैसी स्ट्रक्चर होती है जिसे कहते हैं सीव प्लेट कहते हैं। और ऐसा लाइक जो सेल बनता है उसे हम कहते हैं सीव एलिमेंट कहते हैं, सीव ट्यूब एलिमेंट कहते हैं। तो सीव ट्यूब एलिमेंट 1, 2, 3 इस तरह से जो सीव ट्यूब एलिमेंट होते हैं, और उनके साथ साथ एक कंपेनियन सेल भी होता है जो आगे जिसे हम चल के हम डिस्कस करते हैं। तो देयर आर लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं विच ट्रांसलोकेट सोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट। ऑर्गेनिक सॉल्यूट क्या होता है? जो सक्रोज होती है, फूड होता है, उसकी ट्रांसपोर्ट होगी। और ये एंड टू एंड जो इनकी फ्यूजन है, एंड टू एंड, एक जिस तरह से सीव ट्यूब एलिमेंट, दूसरा सीव ट्यूब एलिमेंट, एंड टू एंड इस तरह से इनकी अरेंजमेंट होती है। देन एक पाइप की तरह इनकी स्ट्रक्चर बन जाती है। और ये थिन वॉल्ड होते हैं, लिविंग सेल होते हैं। सीव ट्यूब एलिमेंट्स लिविंग सेल होते हैं, पर इनके अंदर न्यूक्लियाई वगैरह नहीं होते हैं। जब भी ये मैच्योर हो जाते हैं तो न्यूक्लियाई जो है इनकी जैसे खत्म हो जाते हैं। तो नैरो इन द सेंटर, ये सीव ट्यूब एलिमेंट नैरो इन द सेंटर होते हैं, और वाइड एट एंड्स, वाइड एट एंड्स, एंड्स जो होंगे वहां पे थोड़ी सी ज्यादा इनकी विड्थ होती है। अ ट्रांसवर्स और ओब्लिक पोर बियरिंग पार्टीशन सीव प्लेट होगा। तो इसे यकीनन जैसे आप तस्वीर के अंदर भी जैसे देख रहे हैं कि इसे हम कहते हैं सीव ट्यूब एलिमेंट, एक पोरस जैसे एक स्ट्रक्चर जैसे प्लेट लाइक स्ट्रक्चर मौजूद है जिसे हम कहते हैं सीव प्लेट कहते हैं, एंड पे मौजूद होती है। सक्सेसिव ट्यूब एलिमेंट, एक में दूसरे में इसी तरह से सीव ट्यूब एलिमेंट होती है जो पोरस इन नेचर होती है। तो इसी तरह से एक सीव ट्यूब एलिमेंट कंपोनेंट, और दूसरा जो हम पढ़ेंगे कंपेनियन सेल। दूसरा जो सेल होता है फ्लोएम का फंक्शनल यूनिट जो बनाता है, कंपेनियन सेल होता है। जैसे ये जिस तरह से लाइक सोर्स है जहां पे कार्बोहाइड्रेट्स बन रहे हैं, लीफ का सेल है, ये कंपेनियन सेल होता है। कंपेनियन सेल के बाद जैसे ये जो है फ्लोएम का जो सीव ट्यूब एलिमेंट है, कंपेनियन हमेशा इसके जैसे सीव ट्यूब एलिमेंट के साथ होता है। कंपेनियन सेल, कंपेनियन सेल सोर्स एंड पे भी होता है और सिंक एंड पे भी जैसे कंपेनियन सेल इस सीव ट्यूब एलिमेंट के साथ साथ होते हैं। और इस सीव ट्यूब की एलिमेंट की जो अक्सर जो एक्टिविटीज हैं, दे आर रेगुलेटेड बाय द कंपेनियन सेल ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियाई इन द फंक्शन ऑफ सीव ट्यूब एलिमेंट्स इज कंट्रोल्ड बाय एडजेसेंट कंपेनियन सेल। इसके अंदर मैच्योरिटी के टाइम भी जैसे सीव ट्यूब एलिमेंट के अंदर न्यूक्लियस नहीं होते हैं, तो इसकी एक्टिविटीज रेगुलेटेड बाय द कंपेनियन सेल। सीव ट्यूब एलिमेंट एंड कंपेनियन सेल टुगेदर, दोनों मिल के क्या बनाते हैं? फंक्शनल यूनिट। और वही जो एक कंडक्टिंग, जिस तरह से कंडक्टिंग एक चैनल बन जाता है, ट्यूब बन जाता है जिसके जरिए फूड की कंडक्शन होती है, एंड इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स। तो कंपेनियन सेल का मेन जो काम क्या होता है? बिकॉज ये जो अमल होता है जैसे फ्लोएम लोडिंग, इस प्रोसेस को कहते हैं फ्लोएम लोडिंग कहते हैं। जब चंद एक सेल्स के डिस्टेंस पे सोर्स सेल से जस्ट सीव ट्यूब एलिमेंट तक ये फूड सक्रोज जो इसके अंदर फ्लोएम ट्यूब के अंदर आती है, उससे हम कहते हैं फ्लोएम लोडिंग। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड फ्लोएम लोडिंग। और ये जो अमल है इसे हम कहते हैं फ्लोएम अनलोडिंग। फ्लोएम लोडिंग और फ्लोएम अनलोडिंग जो होता है, ये दोनों प्रोसेसेस एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए होते हैं। तो उसके लिए एनर्जी एटीपी कौन प्रोवाइड करेगा? उसके लिए जो एटीपी प्रोवाइड करने का काम यकीनन ये कंपेनियन सेल होगा। तो वही बात हो रही है, कंपेनियन सेल प्रोवाइड एनर्जी टू सीव ट्यूब एलिमेंट फॉर देयर एक्टिविटीज। तो इसके जो अंदर जो मेन या इंपॉर्टेंट रोल होता है कि दे प्रोवाइड एनर्जी फॉर देयर एक्टिविटी ऑफ द
जैसे आगे फ्लोएम के अंदर जो कंडक्शन होती है तो उसके लिए कंपेनियन सेल का होना जरूरी है। तो इतनी ज्यादा डिटेल नहीं है हमारे एसटीबी बुक के अंदर। अगेन मैं ये आपसे यही कहूंगा कि अगर किसी दूसरे बुक में अगर कोई है तो आप भले उसकी जो नॉलेज लेते रहें, हमें उस पर कोई एतराज नहीं है। एसटीबी बुक के अंदर इसकी इतनी ज्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं है। अच्छा, मूवमेंट ऑफ वाटर बिटवीन प्लांट सेल एंड देयर एनवायरनमेंट के हवाले से जैसे थोड़ा सा एक डिस्कस करेंगे। हालांकि ये सारी चीजें आप दोनों क्लासेस को, जैसे हाफ इंट्री टेस्ट वाले और एज वेल एज फुल इंट्री टेस्ट वाले, उन सबको ये जैसे हम चीजें हम यहाँ डिस्कस कर चुके हैं। अपटेक ऑफ और लॉस ऑफ वाटर ओस्मोसिस के जरिए होता है। जैसे अपटेक ऑफ वाटर या लॉस ऑफ वाटर होगा वो ओस्मोसिस के जरिए होता है। ओस्मोसिस आपको पता है कि मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर वाटर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स द रीजन ऑफ लोअर वाटर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ओस्मोसिस। इस अमल को हम कहते हैं ओस्मोसिस कहते हैं। जब वाटर किसी सेल के अंदर दाखिल होता है इनसाइड, तो हम उसे कहते हैं एंड ओस्मोसिस। जब वाटर जैसे सेल से बाहर जाता है तो उसे हम कहते हैं एक्स ओस्मोसिस कहते हैं। तो एंड ओस्मोसिस, एक्स ओस्मोसिस, ये दोनों टर्म्स जैसे हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो एंड ओस्मोसिस और एक्स ओस्मोसिस, तो एक यू शेप ट्यूब है, उस हवाले से एक्सपेरिमेंट जैसे हमने मेनी टाइम जैसे रेगुलर क्लासेस में और एंट्री टेस्ट की क्लास के हवाले से जैसे हमने चीजें काफी सारी चीजें सीखी हैं। दरमियान में अगर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन रखी जाए, एक साइड पे हायर वाटर कंसंट्रेशन हो, दूसरी साइड पे अगर लोअर वाटर कंसंट्रेशन हो, तो वाटर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हायर वाटर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स द रीजन ऑफ लोअर वाटर कंसंट्रेशन। वाटर यहाँ पे अगर लोअर कंसंट्रेशन में है तो वाटर हमेशा ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हायर वाटर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स द रीजन ऑफ लोअर वाटर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इस कॉल्ड एज ओस्मोसिस। इस अमल को हम कहते हैं ओस्मोसिस कहते हैं। तो ये मूवमेंट जैसे वाटर इनटू और आउट ऑफ द सेल, जो थ्री इसमें जो रिलेशनशिप होते हैं इस हवाले से, जब भी किसी सेल के अंदर वाटर अंदर आता है या बाहर जाता है तो एक टर्म होता है वाटर पोटेंशियल, दूसरा होता है सॉल्यूट पोटेंशियल और तीसरा टर्म होता है प्रेशर पोटेंशियल, जिनकी सिंबल जैसे साई W दैट इज द वाटर पोटेंशियल, सॉल्यूट पोटेंशियल साई S के जरिए और प्रेशर पोटेंशियल साई P के जरिए उसको एक्सप्रेस करते हैं। और इनका एक फार्मूला इक्वेशन भी जैसे है टर्जिड सेल के हवाले से, वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू, एक इक्वेशन है सॉल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल, इनकी वैल्यू को सम करेंगे तो जिस तरह से हमें वाटर पोटेंशियल मिलता है। वाटर पोटेंशियल क्या होता है? एबिलिटी टू लूज वाटर मॉलिक्यूल। यू नो वेरी वेल कि एबिलिटी टू लूज वाटर मॉलिक्यूल, इस साइड पे वाटर ज्यादा है तो यहाँ पे वाटर का हायर वाटर पोटेंशियल है, हायर वाटर पोटेंशियल से वाटर मूव करता है लोअर वाटर पोटेंशियल। ऐसी चीजें कई बार हम जैसे पढ़ चुके हैं, लोअर वाटर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। इसी तरह से जहां पे जिस तरह से वाटर की कंसंट्रेशन कम है तो वहां पे सॉल्यूट ज्यादा होते हैं, तो यू नो वेरी वेल इसे हम कहते हैं सॉल्यूट पोटेंशियल। और इसकी वजह से जैसे यू नो वेरी वेल वाटर को जो है ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, वाटर को यहाँ से एस्केप होने नहीं देते हैं बिकॉज ऑफ दीज हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन, इसे हम कहते हैं सॉल्यूट पोटेंशियल कहते हैं। उसके बाद जैसे जिस साइड पे जैसे वाटर इंटर हो रहा है वहां पे क्या होगा, यकीनन एक प्रेशर डेवलप होगा। तो यहाँ पे एक प्रेशर जो डेवलप होता है उसे हम कहते हैं ओस्मोटिक प्रेशर, और यहाँ पे एक हायर ओस्मोटिक प्रेशर होता है। और जैसे हम टर्जिड सेल की बात करेंगे, जितना ज्यादा ओस्मोटिक प्रेशर उस सेल के अंदर आएगा तो फर्दर प्रोसेस ऑफ ओस्मोसिस वो इनहिबिट हो जाता है, वो रुक जाता है, प्रोसेस ऑफ ओस्मोसिस नहीं हो सकता है। तो इन तीन टर्म्स को हम आगे नेक्स्ट हेडिंग में डिस्कस करते हैं कि वाटर पोटेंशियल क्या होता है, सॉल्यूट पोटेंशियल क्या होता है और प्रेशर पोटेंशियल क्या होता है, उनका आपस में क्या रिलेशनशिप है। एसटीबी बुक के अंदर, ओल्ड एसटीबी बुक जो अभी फुल एंट्री टेस्ट के स्टूडेंट है उनमें 334 पेज पे ये टॉपिक मौजूद है वाटर रिलेशन का, कि किसी भी प्लांट सेल के हवाले से उसके जो 3 पार्ट्स होते हैं, कौन से 3 पार्ट्स होते हैं, सबसे एक आउटर मोस्ट पार्ट होता है वो उसे हम कहते हैं वाटर रिलेशन के हवाले से, दैट इज कॉल्ड सेल वॉल। सेल वॉल आपको पता है कि नॉन लिविंग है और हाइड्रोफिलिक इन नेचर है, जिसकी वजह से वाटर को ये इम्बाइब कर सकता है, तो पहला कंपोनेंट सेल वॉल होता है। दूसरा कंपोनेंट यू नो वेरी वेल साइटोप्लाज्म
जिस तरह से यू नो वेरी वेल कि उसके अंदर एक वैक्यूल मौजूद है, और वैक्यूल की जो कवरिंग होती है, वैक्यूल की कवरिंग होती है, उसका नेम होता है टोनोप्लास्ट, मेम्ब्रेन का नेम होता है टोनोप्लास्ट। और उसके बाद जैसे यहाँ पे साइड पे पेरीफ्री पे एक न्यूक्लियस होता है, पेरीफ्री पे, साइड पे, मार्जिन पे, किनारे पे न्यूक्लियस होता है, और ये है साइटोप्लाज्म, और इसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो दूसरा कंपोनेंट है साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, और उस न्यूक्लियस के अंदर जिस तरह से लाइक आपको पता है न्यूक्लियोप्लाज्म, तो कलेक्टिवली हम उसे कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। तीसरा जो कंपोनेंट होता है वो होता है वैक्यूल होता है, जिसकी कवरिंग का नेम है टोनोप्लास्ट। इसके अंदर लिक्विड और फ्लूइड जो होती है उसे हम कहते हैं सेल सैप कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज सेल सैप। सैप और सेल सैप में फर्क होता है। वैक्यूल के अंदर जो लिक्विड होती है दैट इज कॉल्ड एज सेल सैप, उसे हम कहते हैं सेल सैप कहते हैं। ठीक है, तो ये 3 रिलेशनशिप हुए। जैसे कि आपको पता है कि कुदरत ने, नेचर ने प्लांट्स को ऐसे बनाया है कि इनके अंदर जो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ऑलरेडी जैसे थोड़ी सी जाहिर है, लिविंग मैटर ऑफ द सेल होता है, जो प्रोटोप्लाज्म है उसकी कंपोजिशन तो होती है कि उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं, साल्ट्स इस तरह से होते हैं। तो एक थोड़ी सी यकीनन हर एक की कंपोजिशन तो मौजूद है, पर सराउंडिंग एनवायरनमेंट हमेशा एक जैसा नहीं होता है। सराउंडिंग एनवायरनमेंट में अगर वाटर जैसे कम हो जाए तो वाटर प्लांट का लूज हो सकता है। सराउंडिंग वाटर जो है उसके अंदर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम है, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम है तो अपटेक ऑफ वाटर हो सकती है। तो यानी ये डिपेंड करता है एनवायरनमेंट पे करता है। तो अगर इस सेल के बाहर अगर एक जैसे लाइक प्योर वाटर हो या हाइपोटोनिक सोल्यूशन हो, अगर प्योर वाटर और हाइपोटोनिक सोल्यूशन हो तो यकीनन क्या होगा, इसके रिजल्ट में ये होगा कि सराउंडिंग वाटर जितना भी होगा सेल वॉल को क्रॉस करेगा, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के बाद देन जो है यकीनन इस साइटोप्लाज्म के अंदर जैसे वाटर एंटर होता है, और उसके बाद जैसे ये टोनोप्लास्ट उसको क्रॉस करके वैक्यूल के अंदर एंटर होता है, जिसकी वजह से वैक्यूल के अंदर एक स्वेलिंग हो जाती है। कंडीशन इज कॉल्ड एज टर्जिडिटी, और इस टर्जिडिटी की वजह से जैसे सेल जो टर्जिड सेल हो जाएगा, प्रेशर जो एक हाइड्रोस्टेटिक जो डेवलप हुआ है उसे हम कहते हैं टर्गर प्रेशर कहते हैं। और जैसे ही सेल जो स्ट्रेच हो जाएगा उसके बाद क्या होगा, फर्दर अपटेक ऑफ वाटर जो है वो स्टॉप हो जाएगी, बिकॉज अंदर एक हाई जैसे एक टर्गर प्रेशर जैसे डेवलप हो गया है। तो इस तरह की जो है वाटर रिलेशनशिप है जो 3 हेडिंग की सूरत में हम जैसे पढ़ रहे हैं, एक जैसे वाटर पोटेंशियल, सॉल्यूट पोटेंशियल और प्रेशर पोटेंशियल है। तो सबसे पहले टर्म पे आते हैं हम, पहला टर्म 334 पे मौजूद है। नंबर 1 जैसे वाटर पोटेंशियल है। वाटर पोटेंशियल का मतलब होता है एबिलिटी टू लूज वाटर मॉलिक्यूल। जहां पे वाटर ज्यादा कंसंट्रेशन में होता है वहां से लूज होके जहां पे वाटर लोअर कंसंट्रेशन में होगा वहीं तक मूव करता है, तो हम कहेंगे कि वाटर मूव्स फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टुवर्ड्स द रीजन ऑफ लोअर वाटर पोटेंशियल। इसे हम कहते हैं वाटर पोटेंशियल कहते हैं। एनर्जी के हवाले से, गिब्स फ्री एनर्जी के हवाले से जाहिर है फ्री जैसे वाटर मॉलिक्यूल जितने ज्यादा होंगे तो उनमें ज्यादा कोलिजन होगी और उनके अंदर जो मूवमेंट होगी वाटर की फ्रॉम हायर वाटर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स द रीजन ऑफ लोअर वाटर कंसंट्रेशन। दूसरा जो टर्म है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इन अ सेल इज नोन एज सॉल्यूट पोटेंशियल। जैसे आपको पता है कि जिस भी सेल के अंदर जैसे सॉल्यूट की कंसंट्रेशन अगर ज्यादा है, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो इसका मतलब ये है कि बाहर का एनवायरनमेंट है वो हाइपोटोनिक है। इसी वजह से वाटर अट्रैक्ट होके जो सॉल्यूट यहाँ पे ज्यादा है, सॉल्यूट जितने भी सेल के अंदर हायर होंगे तो इट अट्रैक्ट्स वाटर मॉलिक्यूल, ये वाटर मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेगा और इस वजह से ये सेल जो है पानी से भर जाता है, टर्जिड हो जाता है। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इन अ सेल इज नोन एज अ सॉल्यूट पोटेंशियल। और सॉल्यूट पोटेंशियल को आपको पता है साई एस से एक्सप्रेस करते हैं। इसके लिए प्रीवियस टर्म जो है ऑस्मोटिक पोटेंशियल भी यूज होता था, ऑस्मोटिक पोटेंशियल भी यूज होता था, उससे हम कहते हैं सॉल्यूट पोटेंशियल कहते हैं। जो तीसरा टर्म है जो प्रेशर पोटेंशियल, नंबर 3 टर्म जो है वो है प्रेशर पोटेंशियल। तो यू नो वेरी वेल जैसे ही एंड ऑस्मोसिस होगी, मोर वाटर फ्लोज इनटू द वैक्यूल, जितना जाहिर है सेल भर गया, वैक्यूल पानी से भर गया, टर्जिडिटी होगी, टेंशन डेवलप होगा बाय सेल वॉल, कॉजेज ए इंटरनल हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर टू डेवलप। और इस इंटरनल हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर को हम कहते हैं प्रेशर पोटेंशियल कहते हैं। जैसे प्रेशर पोटेंशियल यहाँ पे ज्यादा होगा तो फर्दर क्या होगा, फुली टर्जिड सेल जैसे ही हो जाएगा तो अपटेक ऑफ वाटर फर्दर नहीं होगी, फर्दर अपटेक ऑफ वाटर जो है
नहीं होगी। तो इसका रिलेशनशिप क्या होता है, उसका रिलेशनशिप एक इक्वेशन के जरिए हम जैसे एक्सप्रेस करते हैं। हमारे एसटीबी बुक के अंदर भी जैसे मौजूद है इक्वेशन, जिस तरह से फुली टर्जिड सेल के अंदर प्रेशर पोटेंशियल इज इक्वल टू द सॉल्यूट पोटेंशियल, प्रेशर पोटेंशियल इज इक्वल एंड अपोजिट टू द सॉल्यूट पोटेंशियल, सो द वाटर पोटेंशियल इज जीरो। इस वजह से वाटर पोटेंशियल जीरो है। ऐसी इक्वेशन हमारे एसटीबी बुक के अंदर मौजूद है। ये स्टेटमेंट जरा आप नोट करेंगे, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट होती है। इस हवाले से जो है चंद एक प्रॉब्लम भी दिए जाते हैं, वाटर पोटेंशियल के हवाले से चंद एक चीजें पूछी जाती है। इक्वेशन यही सेम होती है जो आपने जैसे अभी पढ़ी है, वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सॉल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल। वैल्यू जो भी मिले आप इस इक्वेशन के अंदर पुट करके आप कोई भी प्रॉब्लम कर सकते हैं। जैसे प्लांट सेल है, प्रेशर पोटेंशियल आप 250 किलो पास्कल, प्रेशर पोटेंशियल 250 किलो पास्कल। अगर सॉल्यूट पोटेंशियल -1140 पास्कल हो तो व्हाट विल बी द वाटर पोटेंशियल। तो वेरी सिंपल, इस तरह के जो सेम ऐसे प्रॉब्लम, यही प्रॉब्लम हमने कई बार जैसे रेगुलर क्लासेस में की है, वही सेम है। कोई इतना बड़ा फर्क जैसे इन प्रॉब्लम में होता ही नहीं है, जस्ट इक्वेशन मौजूद है और आप जैसे उनको आसानी से कर सकते हैं। इंपॉर्टेंस क्या होती है इस ऑस्मोटिक प्रेशर की? इंपॉर्टेंस जैसे आपको पता है, जो सॉल्यूशन जो होते हैं 3 टाइप के होते हैं। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, जब सॉल्यूट और वाटर की कंसंट्रेशन जैसे एक इनसाइड द सेल और आउटसाइड द सेल जो एनवायरनमेंट होता है उनके अंदर दरमियान में जैसे सॉल्यूट और वाटर की कंसंट्रेशन सेम हो, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। एनिमल सेल के लिए सबसे बेस्ट एनवायरनमेंट ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है। प्लांट सेल के लिए सबसे बेस्ट एनवायरनमेंट जो होता है वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बिकॉज अंदर जिस तरह से सॉल्यूट सेल के अंदर ज्यादा होते हैं, बाहर सॉल्यूट कम, ऐसे सॉल्यूशन को हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। जिसकी वजह से यकीनन ये सेल जो टर्जिड होगा, वैक्यूल देखिए ये पानी से भरा हुआ है, टर्जिड हो गया है, ये कंडीशन प्लांट सेल के लिए बेस्ट होती है। और इसी तरह से एनिमल सेल होगा तो ये बर्स्ट हो जाएगा, ज्यादा पानी जाएगा, डेथ हो जाएगी, ये बेस्ट कंडीशन नहीं है। अगर जिस तरह से एनिमल सेल को अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तब भी डेथ हो जाएगा, दोनों कंडीशन में डेथ हो जाती है। पर आप जैसे देखेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, आप देखें वैक्यूल से आइडेंटिफाई करेंगे। वैक्यूल जैसे देखें बहुत ही छोटा है, क्योंकि नेट गेन ऑफ वाटर नहीं है। जितना वाटर जैसे इन होता है इतना ही वाटर बाहर जाता है। तो इसमें जैसे आइसोटोनिक सॉल्यूशन अगर होगा ना प्लांट सेल का, तो उसमें इतना ज्यादा उनको फायदा नहीं होगा। और इसी तरह से अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जैसे प्लांट सेल को रखा जाए, एक्स ऑस्मोसिस के जरिए वाटर बाहर जाएगा, प्लाज्मोलाइसिस, श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म, प्लाज्मोलाइसिस का अमल हो जाएगा, श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म ड्यू टू एक्स ऑस्मोसिस व्हेन प्लेस्ड इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन इज कॉल्ड लाइक प्लाज्मोलाइसिस। और ये भी कोई एक हेल्दी कंडीशन नहीं होती है। प्लांट के लिए जो हेल्दी कंडीशन होती है, सराउंडिंग एनवायरनमेंट अगर हाइपोटोनिक होगा तो वही हेल्दी कंडीशन होगी। तो इस तरह की जो टॉपिक्स जो है हमारे जैसे पीएचडी के सिलेबस में, जो ये सारी चीजें हम पहले ही इंटर क्लास के अंदर चैप्टर 1 के अंदर इनकी बहुत ही ज्यादा डिटेल की सूरत में हम पढ़ चुके हैं। तो अब हम जैसे लाइक सेल चैप्टर को डिस्कस करते हैं। सेल जो सुबह की क्लास, मॉर्निंग क्लास में हमने जो चीजें पढ़ी थी उसी से आगे हम कंटिन्यू करते हैं। लाइसोसोम्स जो हमने पढ़े थे, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होती है, ठीक है। ओरिजिन इनकी गोल्जी बॉडी से होती है। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं 40 से ज्यादा, जिस तरह से एक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स मौजूद होते हैं। सेल्यूलर डाइजेशन इनका मेन रोल होता है। पर जो कोई भी अगर फॉरेन पार्टिकल हो या वॉर्न आउट टूटे हुए ऑर्गेनील हैं, उनको रिप्लेस करने के लिए भी जिस तरह से लाइसोसोम का किरदार होता है। अगर इत्तेफाक से कभी कभार मेम्ब्रेन रप्चर हो जाए तो नॉर्मल प्रोटीन और ऑर्गेनील सेल की डाइजेस्ट हो जाएगी, सेल की डेथ हो जाएगी, जिसे हम कहेंगे लाइक हमारे एसटीबी बुक के अंदर ऑटोफेजी। और इस रीजन की वजह से लाइसोसोम्स आर कॉमनली कॉल्ड एज सुइसाइड सैक्स आर बैग, बिकॉज इसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स थे और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स की वजह से जैसे यकीनन जैसे रप्चर हो गई है। तो एक थोड़ा सा एडिशनल टॉपिक है लाइसोसोम का, ये हम डिस्कस कर रहे हैं। तो जैसे ये एक ओवरऑल सेल की इलस्ट्रेशन है। तो एक ऐसा लाइसोसोम अभी फंक्शनल नहीं होता है। जो फंक्शनल नहीं होता है उसे हम कहते हैं प्राइमरी लाइसोसोम। उस लाइसोसोम को हम कहते हैं प्राइमरी लाइसोसोम।
3 टाइप की जिस तरह से स्ट्रक्चर बनती है, जैसे आप देखिए किसी भी सेल के अंदर जैसे बैक्टीरियम इनगल्फ होता है, प्रोसेस इज कॉल्ड फेगोसाइटोसिस, उसकी वजह से एक वेजिकल जो बनता है उससे हम कहते हैं फेगोसोम कहते हैं। फेगोसोम, इसके साथ जब प्राइमरी लाइसोसोम फ्यूज होगा तो उसके रिजल्ट में बनेगा सेकेंडरी लाइसोसोम, ये फंक्शनल होता है। सेकेंडरी लाइसोसोम बनेगा तो रिजल्ट क्या होगी, यकीनन इसके हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होंगे, इस बैक्टीरिया को डाइजेस्ट कर देते हैं। इसी तरह से सेल के अंदर फॉर एग्जांपल ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, इसका अब कोई रोल या फंक्शन नहीं है, ये टूट चुकी है, डिस्ट्रॉय हो चुकी है। इसको जैसे इसकी भी जैसे लाइसिस करनी है तो क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर अगेन एक वेसिकल बनेगा जिसे कहेंगे ऑटोफेगोसोम। ऑटोफेगोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर जो वेसिकल बनेगा उसे हम कहेंगे ऑटोफेगोसोम। बैक्टीरिया के बाहर जो ऐसा वेसिकल बना था उसे हम कहेंगे फेगोसोम कहेंगे। फिर क्या होगा, ऑटोफेगोसोम प्लस प्राइमरी लाइसोसोम जब आपस में कंबाइन होंगे तो सेकेंडरी लाइसोसोम, ये फंक्शनल होगा। इसमें जैसे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स रिलीज होंगे और इस माइटोकॉन्ड्रिया को डाइजेस्ट कर देते हैं। इसी तरह से सेल के अंदर अगर मटेरियल, कोई फूड मटेरियल वगैरह सेल के अंदर दाखिल हो, प्रोसेस को कहेंगे एंडोसाइटोसिस कहेंगे। और ये प्रोसेस है ना एक्चुअली ऑटोफेजी है, जब सेल अपने ही ऑर्गेनेल को डिस्ट्रॉय करता है, इस प्रोसेस को ऑटोफेजी कहते हैं। बैक्टीरिया वगैरह सॉलिड पार्टिकल जब सेल के अंदर इनगल्फ होते हैं तो वो फेगोसाइटोसिस होता है। इसी तरह से जब फूड मटेरियल वगैरह कोई भी जैसे अंदर सेल के अंदर दाखिल होते हैं तो ये एंडोसाइटोसिस, हालांकि इसके अंदर फेगोसाइटोसिस भी इसकी कैटेगरी में आता है। तो अर्ली एंडोसोम, लेट एंडोसोम, एक जैसे एंडोसोम स्ट्रक्चर बनती है, जैसे फेगोसोम, एंडोसोम, ऑटोफेगोसोम। और उनके साथ जब प्राइमरी लाइसोसोम बनेगा तो यकीनन उसके रिजल्ट में सेकेंडरी लाइसोसोम, और सेकेंडरी लाइसोसोम बनने के बाद वो फंक्शनल होता है और उस चीजों को उनको जो है डाइजेस्ट करने में हेल्प मिलती है। तो इस तरह से जो लाइसोसोम वर्क करते हैं, वैरायटी ऑफ एंजाइम, 40 टाइप से भी ज्यादा एंजाइम्स होते हैं जो ऐसे कंपोनेंट को डाइजेस्ट करने में मदद मिलती है। कभी कभार ये होता है जेनेटिकली कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जिनके अंदर ऐसे एंजाइम बनाने की सलाहियत नहीं होती है, तो यकीनन क्या होगा, एंजाइम की कमी होगी, लेक ऑफ एंजाइम। उन पर्सन के अंदर जो लाइसोसोम पड़ा है उसके अंदर, लाइसोसोम के अंदर एंजाइम की कमी होगी, बिकॉज जेनेटिक रीजन है। एंजाइम की कमी होगी तो रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट ये होगा कि इस सेल के अंदर जैसे ये लाइसोसोम है उसके अंदर उस एंजाइम की कमी है, रिजल्ट क्या होगी, उस एंजाइम वाला जो सबस्ट्रेट होगा वो सबस्ट्रेट इस सेल के अंदर अक्यूमुलेट हो जाएगा, सबस्ट्रेट अक्यूमुलेट हो जाएगा। कोई भी अगर सबस्ट्रेट होगी तो वो अक्यूमुलेट हो जाएगी, बिकॉज उसको डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम नहीं होता है। जब ऐसी सबस्ट्रेट इस सेल के अंदर अक्यूमुलेट हो जाएगी तो ये सेल के अंदर जो स्वेलिंग होगी और एक डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, और ऐसे डिसऑर्डर को हम कहते हैं लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर, लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज और डिसऑर्डर कहते हैं। इसमें होता क्या है, जैसे आप देखें डेफिनेशन देखें, सबस्ट्रेट की अक्यूमुलेशन होती है, सबस्ट्रेट की अक्यूमुलेशन होती है, क्यों होती है, बिकॉज एंजाइम की कमी की वजह से। सच डिसऑर्डर आर कॉल्ड एज लाइसोसोमल डिसऑर्डर या लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज कहते हैं। जैसे एचटीबी बुक के अंदर एक है कि एक एंजाइम जिसका नेम है अल्फा ग्लूकोसाइडेज एंजाइम, WG हर्स अल्फा ग्लूकोसाइडेज एंजाइम, जो ग्लाइकोजिन जो है इसकी सबस्ट्रेट है, ग्लाइकोजिन इसकी सबस्ट्रेट है, उसमें एंजाइम जो एक्ट करता है उसका नेम है अल्फा ग्लूकोसाइडेज एंजाइम। अगर ये एंजाइम नहीं है, एंजाइम की कमी है, तो रिजल्ट क्या होगा, उसका रिजल्ट ये होगा ग्लाइकोजिन जो है इस सेल के अंदर जमा हो जाएगी, जमा हो जाएगी तो क्या होगा, स्वेलिंग होगी, स्वेलिंग होगी तो रिजल्ट क्या होगी, डैमेज टू द टिश्यूज होगा। और ऐसे डिसऑर्डर को हम कहते हैं लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर कहते हैं। लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर हमारे बुक के अंदर जैसे स्फिंगोलिपिड स्टोरेज डिसऑर्डर है, 3 डिसऑर्डर है, उनका जिक्र है। तो हम एचटीबी बुक को देखेंगे कि उनकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स कौन सी होती हैं। जैसे डिजीज का नेम है टे सैक डिजीज, दोनों पर्सन के नेम है, टे और सैक दोनों पर्सन के नेम है, उस हवाले से टे सैक डिजीज। गॉचर्स डिजीज, ये भी एक, गॉचर भी पर्सन का नेम है। क्रैबीज डिजीज, ये भी एक पर्सन का नेम है। कॉन्सिक्वेंसेस, जब किसी पर्सन को टे सैक डिजीज होगी तो उसमें कौन सी निशानियां होंगी,
गॉचर्स डिजीज होगी तो कौन सी निशानियां होंगी, उसमें सिम्टम्स कौन से होंगे। क्रेबीज डिजीज होगी तो कौन सी निशानी या सिम्टम अपीयर होगी, इससे साइन एंड सिम्टम। अक्सर ये इन्फेंट्स के अंदर होती है, जो छोटी एज के बच्चे होते हैं 2-3 ईयर्स उनके अंदर होते हैं, पैदाइशी होते हैं, बिकॉज ये जेनेटिक रीजन होता है, इनका रीजन जो होता है जेनेटिक रीजन होता है। तो हर एक डिजीज की जो कॉन्सिक्वेंसेज और साइन और सिम्टम मौजूद है जो आपने याद करना है। इसके अंदर एक ऐसी सिम्टम है जो तीनों के अंदर कॉमन है, मेंटल रिटार्डेशन। मेंटल रिटार्डेशन, ठीक है, जिस तरह से मेंटल रिटार्डेशन, तीनों डिजीज के अंदर मेंटल रिटार्डेशन, मेंटल रिटार्डेशन, मेंटल रिटार्डेशन। एक सवाल जैसे इंटीटेस्ट में इस तरह के आ चुके हैं कि इस पैटर्न में डेथ बाय एज 3 कौन सी डिजीज में होगा, टे-सेक डिजीज। इसी तरह से डेथ बाय एज 2 ईयर्स की एज में कौन सी डिजीज होगी जिसके अंदर ये डेथ हो सकता है, वो क्रेबीज डिजीज है। बाकी जिस तरह से इसमें ब्लाइंडनेस इसकी फीचर है टे-सेक की डिजीज के अंदर, गॉचर्स डिजीज के अंदर जैसे लिवर स्प्लीन की इनलार्जमेंट, एरोजन ऑफ द लॉन्ग बोन, इस तरह की फीचर्स हैं जो आपने कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स याद करनी है। तो यकीनन क्रेमिंग टाइप का एक सवाल है जो आप अपने एंड पे इसको जो है ना याद कर सकते हैं, साइन एंड सिम्टम के हवाले से इनको याद कर सकते हैं। ठीक है, साइन एंड सिम्टम के हवाले से इनको याद कर सकते हैं। जो अभी हमने जैसे लाइसोसोम के हवाले से पढ़ा था कि जो पहला एक न्यूली फॉर्म्ड जो लाइसोसोम होता है वो प्राइमरी लाइसोसोम होता है, उसके अंदर 40 टाइप के एंजाइम्स मौजूद होते हैं। और उसके बाद जैसे लाइसोसोम ड्यूरिंग परफॉर्म देयर फंक्शन अटैचेस विद द मेम्ब्रेन ऑफ इंजेस्टेड मटेरियल, फिर वो एंडोसाइटोसिस हो सकता है, फेगोसाइटोसिस हो सकता है, या ऑटोफेगोसाइटोसिस होगा। एंडोसाइटोसिस के अंदर जैसे फूड मटेरियल आया था, इसी तरह से फेगोसाइटोसिस के अंदर कोई बैक्टीरिया दाखिल हुआ था, आपने देखा। और इसी तरह से माइटोकॉन्ड्रिया थी, जिसको जैसे वो खुद हमारी बॉडी का जैसे सेल ही होता है, वही उसको जैसे किल कर रहा है। तो जैसे होगा क्या, आगे स्टेप यही होंगे। तो इनके अंदर जैसे एक वैक्यूल बनेगा, ये भी वैक्यूल बनेगा, ये भी वैक्यूल बनेगा। जैसे इसमें वैक्यूल जो बनेगा उसे हम कहेंगे एंडोसोम कहेंगे, एंडोसोम। इसमें जो वैक्यूल बनेगा उसे हम कहेंगे फेगोसोम, फेगोसोम। और इस तरह से जो वैक्यूल बनेगा उसे हम कहेंगे ऑटोफेगोसोम, ऑटोफेगोसोम, ऑटोफेगोसोम। उसके बाद जैसे इनकी प्राइमरी लाइसोसोम की फ्यूजन होगी, प्राइमरी लाइसोसोम की फ्यूजन होगी, प्राइमरी लाइसोसोम की फ्यूजन होगी। यकीनन उसके रिजल्ट में सेकेंडरी लाइसोसोम बनेगा, सेकेंडरी लाइसोसोम जो फंक्शनल होगा, जो इन चीजों को जो डाइजेस्ट कर सकता है। तो इसी तरह की चीजें जो एक नई टीवी बुक को, और हो सकता है कहीं इधर उधर की टॉपिक आपके लिए कहीं पे आ जाए, तो ये इस तरह से आप देखेंगे जो अभी हमने पढ़ा था उनको। उसके बाद जैसे हम आते हैं क्लोरोप्लास्ट पे आते हैं, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, प्लास्टिड पे आते हैं। प्लास्टिड के हवाले से हम सीखेंगे, आज के हवाले से जो हमारा टॉपिक है प्लास्टिड का है। तो प्लास्टिड सेक्शन, प्लास्टिड सेक्शन, हाँ चलो चलो हम ऐसे ही इसको कर लेते हैं प्लास्टिड के हवाले से। प्लास्टिड्स यू नो वेरी वेल, प्लास्टिड्स जो होते हैं वो प्लांट सेल के अंदर पाए जाते हैं, एनिमल सेल के अंदर नहीं होते हैं। लाइसोसोम जो है अभी हमने पढ़ा था, लाइसोसोम्स जो होते हैं वो एनिमल सेल की फीचर होती है, प्लांट सेल की फीचर नहीं होगी। प्लांट्स में ये एब्सेंट होगा। प्लास्टिड जो होंगे प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होंगे, एनिमल सेल के अंदर जो एब्सेंट होंगे। प्लांट सेल के अंदर ये एब्सेंट होते हैं, प्लांट के अंदर ये एब्सेंट होते हैं, एनिमल सेल के अंदर पाए जाते हैं। तो प्लास्टिड यू नो वेरी वेल, वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनील है। शुरू में जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं उनके अंदर प्रोप्लास्टिड्स होते हैं, प्रोप्लास्टिड होते हैं। जो मेरिस्टेमेटिक सेल, डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स, मेरिस्टेमेटिक सेल्स डिवाइडिंग सेल्स होते हैं। उनमें जो यंग इमेच्योर जो होते हैं, यंग और इमेच्योर जो प्लास्टिड होते हैं उन्हें हम कहते हैं प्रोप्लास्टिड कहते हैं।
और यही प्रोप्लास्टिड आगे जो है किसी भी दूसरे टाइप के अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं। डिपेंड करता है प्लांट का कौन सा पार्ट है। जैसे अगर रूट है, अंडरग्राउंड पार्ट्स हैं, तो वो ल्यूकोप्लास्ट बन जाएगा, जहां पे सनलाइट जो पेनिट्रेट नहीं कर सकती है, सनलाइट पेनिट्रेट नहीं कर सकती है, तो ऐसे ल्यूकोप्लास्ट होते हैं जो अक्सर स्टोरेज आर्गन के तौर पे वर्क करते हैं, उनके अंदर ज्यादा होते हैं। क्रोमोप्लास्ट, क्रोमो रेफर्स टू कलर्ड पार्ट ऑफ द प्लांट होते हैं, जिससे फ्लावर है या प्लांट का जिस तरह से फ्रूट है उसके वेरियस कलर्स हैं, एक्सेप्ट ग्रीन कलर के बाकी जितने भी जैसे प्लास्टिड्स जैसे होते हैं, जो पार्ट्स होते हैं, वो इस क्रोमोप्लास्ट की वजह से। फ्लावर भी मुख्तलिफ कलर्स के जो आपने देखे होंगे बिकॉज ऑफ क्रोमोप्लास्ट। फ्रूट के, राइपेंड फ्रूट के भी वेरियस कलर्स है बिकॉज ऑफ क्रोमोप्लास्ट। तीसरा जो प्लास्टिड होता है क्लोरोप्लास्ट, ग्रीन पार्ट्स के अंदर, जैसे क्लोरोप्लास्ट जो ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स हैं, सनलाइट जहाँ पे पेनिट्रेट करती है, लगती है, वहां पे यंग स्टेम के अंदर भी ऐसे क्लोरोप्लास्ट होते हैं, लीव्स के अंदर भी, यंग स्टेम के अंदर भी ऐसे क्लोरोप्लास्ट होते हैं। फिर क्या होता है कि लाइक यू नो वेरी वेल, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा जिसके जरिए अपना फूड मैन्युफैक्चर वो कर सकते हैं। स्टोरेज जो पार्ट है ल्यूकोप्लास्ट, उसके अंदर जैसे यू नो वेरी वेल, प्रोटीन को स्टोर करने के लिए अलग प्लास्टिड है, प्रोटीन को, इसी तरह से लिपिड को स्टोर करने के लिए अलग प्लास्टिड है, ल्यूकोप्लास्ट हैं, और इसी तरह से जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको भी जमा करने के लिए अलग अलग कैटेगरीज हैं, अलग अलग कैटेगरीज है, प्रोटीन, लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट। तो जैसे हमारे बुक में, एसटीवी में इनके नेम नहीं है कि लाइक इनके कौन कौन से नेम है, बट दूसरे बुक्स के हवाले से अगर देखा जाए तो ये मौजूद है। अमाइलोप्लास्ट एक नाम है, अमाइलोप्लास्ट। अमाइलोप्लास्ट जो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स को स्टोर करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को, स्टार्च को। इसी तरह से प्रोटीनोप्लास्ट, वर्ड से जाहिर है प्रोटीन को स्टोर करने वाले। इलायोप्लास्ट, फैट्स एंड ऑयल्स को स्टोर करने वाले जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं उन्हें इलायोप्लास्ट कहते हैं। अमाइलोप्लास्ट स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीनोप्लास्ट प्रोटीन को स्टोर करने वाले, इलायोप्लास्ट फैट्स एंड ऑयल को स्टोर करने वाले होते हैं। ठीक है, इतनी ज्यादा डिटेल नहीं है। खास तौर पे जैसे आपको पता है कि हमारे यहाँ जिस तरह से क्लोरोप्लास्ट की डिटेल में डिस्कशन है, क्लोरोप्लास्ट, तो क्लोरोप्लास्ट यू नो वेरी वेल, जिससे मॉर्निंग क्लास के अंदर हमने पढ़ा था कि कुछ ऐसे ऑर्गेनील्स होते हैं जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होती है। तो डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर के अंदर जैसे एक ऑर्गेनील आपने न्यूक्लियस पढ़ा था, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा ये क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन या टू मेम्ब्रेन्स इसकी होती है, और इन टू मेम्ब्रेन्स का नेम जो होता है, एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, दूसरी होती है इनर मेम्ब्रेन। दो मेम्ब्रेन्स होती है, आउटर और इनर मेम्ब्रेन। दरमियान में जैसे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस होता है, तो बहरहाल ये टू मेम्ब्रेन्स होती हैं, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। इसी तरह से इनके अंदर जैसे एक सिक्के की तरह जो है काफी सारी ऐसी मेम्ब्रेन्स होती है जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है। इनकी मेम्ब्रेन के अंदर जैसे क्लोरोप्लास्ट होता है, तो ऐसे जो सिक्के की तरह की जो स्ट्रक्चर्स होती है उन्हें हम कहते हैं थाइलेक्वाइड कहते हैं। जस्ट एक सिक्के को हम कहते हैं ये थाइलेक्वाइड है, थाइलेक्वाइड है। और इस सिक्के एक दूसरे के ऊपर जो ढेर जो आपको नजर आ रहे हैं, इसे हम कहते हैं ग्रेनम कहते हैं। दिस इज कॉल्ड ग्रेनम कहते हैं। ग्रेनम का प्लूरल होता है ग्रेना होता है। और जहां पे लाइट रिएक्शन ऑफ द फोटोसिंथेसिस होता है, लाइट रिएक्शन होता है, इसी जगह पे लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है। क्या होता है कि लाइक जैसे यू नो वेरी वेल, तो सनलाइट को ट्रैप करने वाले जैसे ये ग्रीन पार्ट्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट के अंदर, जैसे ये जो थाइलेक्वाइड की मेम्ब्रेन होती है उनके अंदर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होते हैं, तो उसके अंदर जैसे लाइट रिएक्शन होता है। लाइट रिएक्शन के अंदर होता क्या है, यू नो वेरी वेल, जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं उनकी स्प्लिट होती है। वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लिट होगी किसके अंदर, वाटर इज कन्वर्टेड इनटू ऑक्सीजन। ये जो लाइट रिएक्शन के अंदर इस ग्रेनम पार्ट के अंदर होता है, ये ग्रेनम पार्ट के अंदर होगा। इसी तरह से एक और जैसे पार्ट, उसका नेम है जैसे
स्ट्रोमा, रिमेनिंग जो पार्ट है, रिमेनिंग जो ये पार्ट है इसका नेम है स्ट्रोमा। लिक्विड फ्लूइड फिल्ड पार्ट जो है स्ट्रोमा है। इसके अंदर कैल्विन साइकिल होता है, स्ट्रोमा के अंदर कैल्विन साइकिल और डार्क रिएक्शन होता है, कैल्विन साइकिल, कैल्विन बेंसन साइकिल होता है, कैल्विन बेंसल साइकिल। इसके अंदर क्या होगा, यकीनन इसके अंदर ये होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की एंट्री इनपुट होती है, बदले में इस तरह से आपको पता है कि जो ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट जो बनते हैं वो इस कैल्विन साइकिल के जरिए, और कैल्विन साइकिल का अमल कहाँ पे होता है, स्ट्रोमा के अंदर होता है। इस तरह से फोटोसिंथेसिस का अमल जो है इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है, ये क्लोरोप्लास्ट है। और इस क्लोरोप्लास्ट की भी अगेन जैसे माइटोकॉन्ड्रिया जैसी फीचर्स क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती हैं। क्लोरोप्लास्ट के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया जैसी रिजेम्बलेंस है। कौन कौन सी रिजेम्बलेंसेस हैं, जैसे हम यहाँ पे एक लिस्ट बनाएंगे कौन कौन सी फीचर्स हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर सेम है। बोथ आर एनर्जी कन्वर्टिंग ऑर्गेनील्स, एनर्जी कन्वर्टिंग ऑर्गेनील है, एनर्जी कन्वर्टिंग ऑर्गेनील है, दोनों एनर्जी कन्वर्टिंग ऑर्गेनील्स हैं। जैसे ये सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, फूड एनर्जी, तो ये कन्वर्जन, एनर्जी कन्वर्जन का प्रोसेस हो रहा है। इन दोनों के अंदर जैसे डीएनए होता है, आरएनए होता है और इनके राइबोसोम्स होते हैं। दोनों जो है जैसे सेमी ऑटोनॉमस एग्जिस्टेंस इनकी है। बोथ ऑफ दीज possess डीएनए, आरएनए एंड देयर ओन राइबोसोम। तीसरी पॉइंट, जैसे यू नो वेरी वेल के डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, दोनों जो है ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होती हैं। तो डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होती है, तो ये इनके दरमियान जैसे रिजेम्बलेंस है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के दरमियान, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के दरमियान ये सिमिलरिटीज हैं। डिसिमिलरिटीज को हम नहीं देख रहे हैं, सिमिलरिटीज कौन कौन सी है, ठीक है। तो होपफुली आपने जैसे इन चीजों को नोट करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं कि सिमिलरिटीज कौन सी हैं और डिसिमिलरिटीज कौन सी हैं। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग में आते हैं वैक्यूल, एसटीबी के हवाले से वैक्यूल। जैसे ये क्लोरोप्लास्ट जो अभी हम पढ़ रहे थे, क्लोरोप्लास्ट है ये जो पहले आउटर मेम्ब्रेन सबसे बाहर और दूसरी इनर मेम्ब्रेन है, और ये सारे जो है थाइलेक्वाइड है, थाइलेक्वाइड के स्टेक या ढेर को ग्रेनम कहते हैं, और ये फ्लूइड जो है इसे हम कहते हैं जैसे स्ट्रोमा कहते हैं। ये सारे थाइलेक्वाइड्स है, ऑल ऑफ दीज आर कॉल्ड थाइलेक्वाइड। इसके जो ढेर को, हीप को हम कहते हैं ग्रेनम कहते हैं, और प्लूरल ग्रेनम का होता है ग्रेना। ऐसे काफी सारे ग्रेना होते हैं। तो लाइट रिएक्शन कहाँ होता है, डार्क रिएक्शन कहाँ होता है, ये भी हमने जैसे डिस्कस किया। लाइट रिएक्शन का अमल जो है थाइलेक्वाइड के अंदर होता है, जिसके अंदर वाटर की स्प्लिट होगी ऑक्सीजन में। और डार्क रिएक्शन कैल्विन साइकिल, डार्क रिएक्शन या कैल्विन साइकिल होगा जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट से जो आगे शुगर्स, फैटी एसिड, अमाइनो एसिड वगैरह आगे जो बनते जाएंगे, तो ये डार्क रिएक्शन की प्रोडक्ट होती है। उसके बाद जैसे हम नेक्स्ट हेडिंग में आते हैं, वैक्यूल की तरफ आते हैं। वैक्यूल तो वैक्यूल जैसे आपको पता है कि प्लांट सेल की एक मेन फीचर है, प्लांट सेल की एक मेन आइडेंटिफिकेशन होता है वैक्यूल। मेन आइडेंटिफिकेशन है प्लांट की वैक्यूल है, जिससे प्रोमिनेंट है। प्लांट सेल की जो मेन आइडेंटिफिकेशन है ये वैक्यूल होता है। इसकी मेम्ब्रेन होती है, उसका नेम होता है टोनोप्लास्ट होता है। मेम्ब्रेन का नेम है टोनोप्लास्ट। ये वेरी इंपॉर्टेंट नॉन प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट होते हैं वैक्यूल के अंदर। जो नॉन प्रोटोप्लाज्मिक लिक्विड फिल्ड जो कैविटीज, जिसे हम कहेंगे वैक्यूल कहेंगे, सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन, और उस मेम्ब्रेन का नेम है टोनोप्लास्ट। और ये मेम्ब्रेन जो सिलेक्टिवली परमिएबल है। रोल या फंक्शन क्या है, जैसे आपको पता है कि इसके अंदर जो फ्लूइड होती है, लिक्विड होती है, उसे कहते हैं सेल सैप कहते हैं। और सेल सैप इस वैक्यूल के अंदर मौजूद है, सेल सैप इस वैक्यूल के अंदर मौजूद है। जैसे कोई चीज एक्स्ट्रा होती है, वाटर है या मिनरल्स है, तो पिगमेंट्स वगैरह वो सब इसके अंदर जमा हो जाते हैं। इस वजह से हम इसे कहते हैं स्टोर हाउस ऑफ द सेल। इट एक्ट्स एज ए स्टोर हाउस ऑफ द सेल। डिफेंस और सपोर्ट के तौर पे भी इस वैक्यूल का किरदार होता है। कैसे, जैसे ही वैक्यूल ये पानी से भर जाता है तो ये सेल टर्जिड हो जाता है। टर्जिड होने की वजह से क्या होता है, यकीनन टर्जिड होने की वजह से स्ट्रेचिंग होगी, वॉल पे प्रेशर आता है, तो ये सपोर्ट देने में भी, सॉफ्ट पार्ट को सपोर्ट देने में भी इस वैक्यूल का किरदार होता है।
डिफेंस, कभी कभार जैसे इसके अंदर जो से ऐसे डिस्ट्रेसफुल टॉक्सिक मटेरियल, डिस्ट्रेसफुल केमिकल आके डिपॉजिट होते हैं ताकि हर्बीवोर इनको कोई खा ना सके, इस वजह से डिफेंस के तौर पे भी ये वैक्यूल काम आता है। कभी कभार प्लांट के अंदर ये दिस वन एक्ट्स एज अ लाइसोसोम। कैसे? वेरी इंपॉर्टेंट, आफ्टर द डेथ, आफ्टर द डेथ ऑफ द सेल्स, आफ्टर द डेथ ऑफ द सेल्स टोनोप्लास्ट जो है वो डिफरेंशियल परमिएबिलिटी उसको लूज कर देता है। रिजल्ट क्या होगा? इसके अंदर जैसे एंजाइम होंगे वो रिलीज होंगे और इट काजेज द लाइसिस ऑफ द सेल। तो इस तरह से ये हमारे एसटीबी बुक के अंदर, पुराना जो एसटीबी बुक है उसके अंदर ये पॉइंट मौजूद है कि समटाइम्स ये लाइसोसोम की तरह भी एक्ट कर सकता है। तो इसी तरह से ये वैक्यूल की हेडिंग है, वैक्यूल की हेडिंग, ठीक है। तो वैक्यूल जिस तरह से आपको पता है ये एक टर्जिड सेल है, उसके अंदर ये टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन है, लिक्विड का नेम है सेल सेप, और प्लांट के अंदर ये जो लाइक स्ट्रक्चर होगी उसे हम कहेंगे सेंट्रल वैक्यूल कहते हैं। प्लांट की जो वेरी प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर होगी, वाज़ह क्लियर होगी, उसका नेम होगा सेंट्रल वैक्यूल, उस स्ट्रक्चर का नेम होगा सेंट्रल वैक्यूल। बाकी ऑर्गेनेल भी होते हैं, ऐसे नहीं, न्यूक्लियस भी पुश हो जाता है साइड पे, दिस इज कॉल्ड एज सेंट्रल वैक्यूल, इसे हम कहेंगे सेंट्रल वैक्यूल कहेंगे। और आई थिंक टाइम थोड़ा बहुत है, 5-10 मिनट। मजीद 1-2 टॉपिक हैं जिनको फिनिश करने में हम इसको कल डिस्कस करेंगे। सी यू, आई थिंक।